My name is Mesa Fatma, and today my topic of presentation is primary structure of protein. बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये डिटरमाइन करता है हायर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को, लाइक सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. अगर ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बनेगा तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे. So basically primary structure of protein is a sequence of amino acid in a polypeptide chain. It depends on two things, number and sequence of amino acid in a protein. अब यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 4 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है. अगर हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इंक्रीज़ करेंगे तो चेन लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी. और अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें ही अगर हम न्यू अमाइनो एसिड ऐड कर दें, किसी अमाइनो एसिड को रिमूव कर दें तो सीक्वेंस में चेंजिंग आ जाएगी. और जो सीक्वेंस है अगर वो चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेगा. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में क्योंकि स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है तो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड लिंक्ड होते हैं. अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन बनता है. 2 अमाइनो एसिड जो हैं उनमें से एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, उन दोनों में रिएक्शन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है. इसको कंडेंसेशन रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है. फिर अगर हम दोबारा से सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में ये होता है कि जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो म्यूटेशन कज होती है. और म्यूटेशन जब कज होगी तो जाहिर सी बात है जो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इसमें एग्जांपल सिकल सेल डिजीज़ की दी जाती है. इसमें होता ये है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स अल्फा एंड बीटा. बीटा चेन जो है उसमें म्यूटेशन होती है, उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड हैं जिसमें से 6 नंबर अमाइनो एसिड जो कि ग्लूटामिक एसिड है वो चेंज हो जाता है वेलिन में. और इस तरह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो जाता है टू सिकल सेल. अब जब सिकल सेल में चेंज हो जाएगा तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेस होती है. सो जो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो डिटरमाइन होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है बिकॉज वही जो है हायर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है. पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है. इसको पार्शियल डबल बॉन्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब ये बनता है तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दो, एक सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, एक डबल बॉन्ड. इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कहा जाता है. और ये प्लानर और रिजिड होता है, इसमें रोटेशन नहीं होती. कार्बन और नाइट्रोजन रोटेट नहीं कर सकते. अब इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम है जो कि ग्रेटर देन डबल बॉन्ड की लेंथ के और लेस देन सिंगल बॉन्ड की लेंथ के है. तो इसकी जो नेचर है वो ट्रांस नेचर इस वजह से क्योंकि जो उसके साइड चेन आर ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में होने की वजह से उनमें जो स्टेरिक हिंडर्स हैं वो बहुत कम होती है, वो ईजीली रोटेट कर सकते हैं. फिर इसमें एंगल ऑफ रोटेशन है जिनको रेमिचेंडर एंगल्स कहा जाता है. बेसिकली रेमिचेंडर एंगल्स जो हैं वो डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं रोटेशन ऑफ आर ग्रुप्स, रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बैकबोन. नेक्स्ट नंबरिंग ऑफ अमाइनो एसिड है. नंबरिंग ऑफ अमाइनो एसिड की बात कीजिए तो हम जैसे कि हमें पता है कि जो स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोटीन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, वो स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोटीन पे कंसिस्ट करता है. इसमें 2 एंड्स होते हैं, एक एन टर्मिनस एंड that contain free amino group and second is C terminus and that contain free carboxyl group. अब जब भी अमाइनो एसिड आगे अटैच होंगे तो वो C terminus एंड पे अटैच होंगे. तो इस तरह से अमाइनो जो एक प्रोटीन की साइंटिफिक फॉर्म लेफ़्ट टू राइट होगी. फिर अगर हम नेमिंग की बात करें तो जब एक पेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड रेडिड्यूज प्रेजेंट होते हैं तो उनका सुफिक्स आयन से आयल में कन्वर्ट हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लाइसिन टू ग्लाइसाइल है. अब यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन है, उसमें यहाँ पे अमाइनो ग्रुप शो किया गया जो कि फ्री है. ये अमाइनो ग्रुप ग्लाइसाइल का है, ये अमाइनो ग्रुप है. और जो ग्लाइसाइल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एलिन के अमाइनो ग्रुप के साथ लिंक्ड है. ऐसे ही एलिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलिन के अमाइनो ग्रुप के साथ लिंक्ड है. और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पेप्टाइड बॉन्ड का वो फ्री है. तो ये एन टर्मिनस एंड हो गया और ये सी टर्मिनस एंड. और इस पेप्टाइड को हम नेम देते हैं ग्लाइसाइल एलेनाइल वेलिन. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच एंड सर्कुलर प्रोटीन्स है. वैसे तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो लीनियर चेन पॉलीपेप्टाइड्स पर कंसिस्ट करता है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग तब होगी जब वहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे. अब डाइसल्फाइड ब्रिजेस 2 तरह के होते हैं, इंटर चेन और इंट्रा चेन.
अब यहाँ पे एग्जांपल इंसुलिन की दी गई है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इंसुलिन की 2 चेन्स हैं और अगर तो डाइसल्फाइड लिंकेज 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के दरम्यान में हो रही है तो उसे इंटर चेन कहा जा रहा है, और अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हो रही है तो उसे इंटर चेन कहा जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ग्लूटाथियोन की दी गई है। ग्लूटाथियोन सूडोपेप्टाइड है। इसको सूडोपेप्टाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दरअसल ये 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। इसमें होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसका जो गैमा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सिस्टीन के अमाइनो ग्रुप के साथ लिंकेज में प्रेजेंट होता है, लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, और जिसका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री होता है, इसलिए इसको सूडोपेप्टाइड कहा जाता है। अब जो प्रोटीन है जिसके अंदर नॉन अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंकेज में इन्वॉल्व होगा उसे सूडोपेप्टाइड कहेंगे। फिर हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में प्रोटीन आता है जिसमें एग्जांपल ग्रामेसीडियन की दी गई है, और हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामेसीडियन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। इसमें इंसुलिन की एग्जांपल दी गई। इंसुलिन को फर्स्ट डिस्कवर किया था एफ सेंगर ने इन 1955। इंसुलिन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 चेन, ए चेन एंड बी चेन। अब जो ए चेन है वो 21 अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट करती है और जो बी चेन है वो 30 अमाइनो एसिड पे। ए चेन ग्लाइसिन से स्टार्ट होती है और बी चेन फ्लाइन एलरीन से। ये दोनों चेन्स एक दूसरे से थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक्ड होती हैं। अब इसमें ये अगर हमें डिटरमाइन करना हो कि ह्यूमन इंसुलिन है ये या किसी और एनिमल का इंसुलिन है, तो उसकी डिटर्मिनेशन के लिए होता ये है, देखा ही जाता है कि जो यहाँ पे 8, 9 एंड 10th नंबर पे ए चेन में ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी लिंकेज होती है, इनके साथ लिंकेज होती है, इनकी लिंकेज चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन है, किसी और एनिमल का इंसुलिन है। सो दिस इज़ एंड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Sidra Azhar and I am from BS Biochemistry 2nd A, Group 5, and the topic of my presentation is secondary structure of protein. The term secondary structure denotes a configurational relationship between residues which are about 3 to 4 amino acid apart in the linear sequence. जो टर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हम बात करते हैं प्रोटीन की, इसमें ये होता है कि जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड दूसरे से 3 से 4 अमाइनो एसिड का अपार्ट होता है। उनकी स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होती हैं, बॉन्ड्स बनते हैं और उनकी 3D स्ट्रक्चर बनती है, और जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। Secondary and tertiary levels of protein structure are preserved by non-covalent forces or bonds like hydrogen bond, electrostatic bonds, hydrophobic interaction and van der Waals forces. जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप की नॉन कोवलेंट फोर्सेस और बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये मेंटेन और स्टेबलाइज किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होती हैं, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, उनसे बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो होते हैं वो हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड होते हैं एक तरह से, जो कि परमानेंट चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। जैसे हम कहते हैं कि प्रोटीन के अंदर जो होता है ज़्वीटराइन की फॉर्म में एक कार्बोक्सी ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, और उनके ऊपर परमानेंट चार्ज होता है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं। और भी डिफरेंट टाइप की साइड चेंज होती हैं जो कि जिनके ऊपर परमानेंट चार्ज होता है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन वो होती हैं जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जाता है और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिपेल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो बॉडी रिएक्शंस होते हैं वो पोलर इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं। जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती हैं इसमें ज़्यादातर जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती हैं उनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसीन होता है, इनकी साइड चेन्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, तो उनमें ये वाली इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं ताकि जो मिनिमम सरफेस हाइड्रोफोबिक सरफेस हो रही है वो एक्सपोज हो सके। और वैन डर वाल्स फोर्सेस वो होती हैं जिसमें दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है वो इंट्रैक्शन होती हैं, डायपोल इंड्यूस होते हैं, और इस तरह उनके दरमियान जो होता है वो बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली ये नॉन कोवलेंट फोर्सेस हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग नहीं हो रही, और ये लार्ज स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर ये फोर्सेस पाए जाते हैं उनको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। अभी किसने सबसे पहले अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट को इंट्रोड्यूस करवाया? अल्फा हेलिक्स पॉलिंग एंड कोरे described the alpha helix and beta pleated sheet structure of polypeptide chain in 1951.
पॉलिंग और कोरे ने सबसे पहले बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कराया था इन 1951 में। Now alpha helix is the most common and stable conformation for a polypeptide chain. अल्फा हेलिक्स होता है सबसे ज़्यादा कॉमन और स्टेबल स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर। एक्चुअली कॉन्फर्मेशन को जो हम केमिस्ट्री टर्म में लेते हैं तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का एक 3D हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इन प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन एंड माइग्लोबिन द अल्फा हेलिक्स इज अबंडेंट वेयर इज इट इज़ वर्चुअली एब्सेंट इन कीमोट्रिप्सिन। जो हमारी प्रोटीन होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है इन आवर रेड ब्लड सेल्स, एंड माइग्लोबिन जो होता है वो हमारे मसल्स में पाया जाता है जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन करवाता है और ताकि मैक्सिमम ATPs प्रोड्यूस हों। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है हीमोग्लोबिन और माइग्लोबिन में अबंडेंस में होता है, लेकिन ये एब्सेंट होता है कीमोट्रिप्सिन के अंदर। कीमोट्रिप्सिन जो होती है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को, और ये भी एक डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, एक तरह से इंजाइम होता है। अल्फा हेलिक्स इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर, द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म द बैकबोन एंड द साइड चेन ऑफ द अमाइनो एसिड एक्सटेंड आउटवर्ड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पाइरल एक स्प्रिंग की शेप का होता है स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिपीटेड टर्न्स होते हैं अमाइनो एसिड के जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है इसमें जो जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होते हैं अमाइनो और कार्बोक्सी ग्रुप के दरमियान, तो वो चेन की बैकबोन बना रहा होता है, और जो आर ग्रुप होता है जो साइड चेन होती है वो अमाइनो एसिड की वो एक्सटेंड की होती है बाहर की तरफ। जब इसका स्ट्रक्चर नीचे शो करेंगे तो उसमें ये क्लियर होगा। The structure is stabilized by hydrogen bond between NH and C double bond O group of the main chain। अब क्योंकि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिपीटेड टर्न्स होते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो एक ही फोल्ड बना के, जैसे हमारे हेयर होते हैं कर्ल बना के जा रहे होते हैं, तो इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो आपस में अगर सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाएं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो होता है वो लिंकेज बनता जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबलाइज किया जाता है। अल्फा हेलिक्स में जो होता है इन हर एक जो टर्न होता है उसमें के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 5.4 नैनोमीटर होती है, और जो डिस्टेंस होता है अमाइनो एसिड हर एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के दरमियान वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। अल्फा हेलिक्स इज जनरली राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज रेयर बिकॉज अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन आर ऑफ एल वैरायटी विथ एक्सक्लूड लेफ्ट हैंडिंगनेस। अल्फा हेलिक्स जो बेसिकली होता है वो ज़्यादातर राइट हैंडेड, अब इसकी टू टाइप्स हैं हेलिकल स्ट्रक्चर्स की, या तो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या राइट हैंडेड होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, मतलब जो हेलिक्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो राइट हैंडेड होती है। ज़्यादातर राइट हैंडेड क्यों कॉमन है और लेफ़्ट हैंडेड क्यों नहीं है? बेसिकली ये होता है कि जो लेफ़्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होते हैं उनमें अमाइनो एसिड के दरमियान बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, उनके दरमियान रिपलियन होती है जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। जबकि राइट हैंडेड जो स्ट्रक्चर होता है उनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि उनके दरमियान स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडीनेस। और जो ज़्यादातर कॉमनली अमाइनो एसिड पाए जाते हैं नेचर में वो एल वैरायटी के होते हैं, डी वैरायटी के कम होती हैं। तो डी और एल यहाँ क्या है, अगर अमाइनो एसिड जो होता है उसका अमाइनो ग्रुप अगर राइट साइड पे लगाओ तो हम उसे कहेंगे डेक्सो रोटेटरी यानी डी वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड, और अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे लगाओ तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी यानी एल वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन विल नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स। जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन होते हैं अमाइनो एसिड, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली इनमें जो साइड चेन होती है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड नहीं होती, बल्कि वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर तो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग बना देती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है, मतलब ये हेलिकल स्ट्रक्चर को की रेगुलरिटीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता, तो ये हेलिकल अल्फा हेलिक्स नहीं बनाती प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है अल्फा हेलिक्स का। इसमें हमने बात की थी कि जो कार्बन नाइट्रोजन या पॉलीपेप्टाइड जहाँ बॉन्ड्स बन रहे हैं कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान वो बैकबोन बना रहा है, और जो आर ग्रुप है यानी साइड चेन वो बाहर की तरफ एक्सटेंड है। तो यहाँ क्लियरली शो किया हुआ है कि ग्रीन कलर के जो बॉक्स में आर ग्रुप लिखा है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड किया हुआ है, और जो कार्बन और नाइट्रोजन है और डिफरेंट CH ग्रुप जो है वो चेन के अंदर मिलके तो बैकबोन बना रही हैं।
और एक टर्न की जो लेंथ है वो 5.4 नैनोमीटर है और इसके अंदर जो रेजिड्यूज अमाइनो एसिड्स हैं वो 3.6 हैं। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी क्लियरली शो किया हुआ ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन के ज़रिए। तो इस तरह से इनके दरमियान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्फा हेलिक्स के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल्स होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो बीटा प्लेटेड शीट है। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन बीटा प्लेटेड शीट इज़ ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड. The distance between adjacent amino acids is 3.5 angstrom. It is stabilized by hydrogen bonds between NH and C double bond O group of neighboring polypeptide segments. तो बीटा प्लेटेड शीट होती है, इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, यहाँ स्लाइटली फोल्डिंग्स होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की, स्लाइटली फोल्डिंग होती हैं, कंप्लीट टर्न नहीं होता स्ट्रक्चर का। तो ये ऑलमोस्ट होता है एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है ये पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो अमाइनो एसिड के दरमियान डिस्टेंस होता है वो अल्फा हेलिक्स की निस्बत ज़्यादा होता है, वो 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है, और वहाँ हमने पढ़ा था कि 1.5 एंगस्ट्रॉम है। जो बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज किया जाता है। वो सेम उसी तरह अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उससे ये बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। Adjacent stand in a sheet can run in the same direction with regard to amino and carboxyl terminal ends of the polypeptide chain or in opposite direction. जो बीटा प्लेटेड शीट होती है इसके अंदर या तो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो फोल्ड होके आती है यू टर्न करके, तो उनके दरमियान बॉन्ड बनते हैं, इंट्रैक्शन होती हैं, तो वो एक बीटा प्लेटेड शीट होती है। या दो डिफरेंट होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन या तो सेम पैरेलल डायरेक्शन में जा रही होती हैं या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है तो वहाँ हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बीटा प्लेटेड शीट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चरल मोटिव इन प्रोटीन लाइक सिल्क, फिब्रोइन, फ्लेवोडॉक्सिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो बीटा प्लेटेड शीट है ये एक मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो कि सिल्क फाइबर के फिब्रोइन के अंदर पाई जाती है, जैसे हम सिल्क फाइबर इसको कहते हैं, इसके अंदर पाई जाती है, फ्लेवोडॉक्सिन के अंदर पाई जाती है, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फ्लेवोडॉक्सिन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ये भी पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया के अंदर जो होता है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और ये हमारे लंग्स में जाके बाइकार्बोनेट आयन को CO2 में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। तो ये मेजर स्ट्रक्चर प्रोटीन है बीटा प्लेटेड शीट, जो इन प्रोटीन्स के अंदर भी पाया जाता है। फिब्रोइन जो होता है उसके एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेवोडॉक्सिन का पैरेलल और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मिक्स्ड होता है, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों तरह की स्ट्रैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बीटा बैंड्स में बी फॉर्म्ड इन मैनी प्रोटीन्स बाय द अब्रप्ट यू टर्न फोल्डिंग ऑफ द चेन। इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस स्टेबलाइज दीज बैंड्स। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो बीटा प्लेटेड शीट है इसमें दो चेन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, या सेम चेन जो होती है वो इसकी अगर लेंथ ज़्यादा हो तो वो यू टर्न होके फोल्ड होके दोबारा वापस आ जाती है, तो उनके दरमियान या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं या डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं। जैसे हमने मिथियोनिन में पढ़ा था कि इसकी साइड चेन जो होती है उसके अंदर सल्फाइड ग्रुप होता है, तो इस तरह डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनती हैं, तो वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करी होती हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब यहाँ इंट्रा चेन का क्या मतलब है कि अगर सेम चेन जो होती है अगर वो फोल्ड होके आ जाए और उसके दरमियान लिंकेजेस बने तो उसको हम कहते हैं इंट्रा चेन। और अगर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन हो और उनके दरमियान इंट्रैक्शंस हों, हाइड्रोजन बॉन्ड बने या डाइसल्फाइड ब्रिजेस या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हों या इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको हम इंटर चेन कहेंगे। अब नीचे यहाँ पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। जो पैरेलल है इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, जैसे कि एरो की डायरेक्शन से शो है। जो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट हो रही है, तो सेकंड भी कार्बोक्सिल ग्रुप से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो और एंड दोनों अमाइनो ग्रुप पे हो रही हैं। अब यहाँ जो एंटी पैरेलल है वो इससे ऑपोजिट है। जैसे हम DNA का स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो 3' से 5' और 5 से 3 की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ एंटी पैरेलल में भी वैसे ही हो रहा है। अगर फर्स्ट जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइनो ग्रुप की तरफ जा रही है तो सेकंड इसके ऑपोजिट जाएगी। अब इसमें ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो पैरेलल होता है, पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉइंट्स बहुत कम हैं। यहाँ हमने देखा है कि एक अमाइनो एसिड अपने एग्जैक्टली ऑपोजिट अमाइनो एसिड के साथ लिंकेज कम बना रहा है, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जो एंटी पैरेलल है इसमें पैरेलल के कंपैरिजन में 4 पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक अमाइनो एसिड अपने एग्जैक्टली ऑपोजिट अमाइनो एसिड के साथ लिंकेज बना रहा है
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है ड्यू टू मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। थैंक यू। Assalamualaikum. I am Zainab Fatma. I am going to discuss the topic tertiary structure of proteins. टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड की साइड चेन्स होती हैं उनके दरमियान में इंट्रैक्शंस डेवलप होती हैं जो कि प्रोटीन्स को एक 3 डायमेंशनल शेप देती हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हेलिसेस और शीट्स इनकी फोल्डिंग होती है जिसकी वजह से एक नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। नेटिव यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि ये मोर स्टेबल कन्फर्मेशन है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स के अंदर जो ये बॉन्ड्स और इंट्रैक्शंस क्रिएट हो रही हैं यही जो है प्रोटीन्स के अंदर इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इंट्रैक्शंस होती हैं? कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। फर्स्ट वन क्या है? कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शंस होती हैं प्रोटीन्स के अंदर। इसमें जो है 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सल्फर हाइड्राइल ग्रुप्स होता है इसकी ऑक्सीडेशन की मदद से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। इसमें जो है यहाँ पे 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन के रिमूवल से यानी कि ऑक्सीडेशन से बॉन्ड बना है जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ये जो है वो विद इन द सेम साइड चेन भी बन सकता है और विद इन द डिफरेंट चेन्स के दरमियान में भी क्रिएट होता है। सेकेंड वन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस क्या होती हैं कि एक एसिडिक साइड चेन और एक बेसिक साइड चेन्स के दरमियान में जो पोलैरिटी क्रिएट होती है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड की। लाइसिन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है क्योंकि इसके पास अमोनियम आयन है जो कि बेसिक इन नेचर है। ग्लूटामिक एसिड के पास कार्बोक्सिलेट आयन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान में साल्ट ब्रिजेस क्रिएट होंगे। साल्ट ब्रिजेस क्या है? चार्ज पोर्शंस की वजह से होती हैं, जो प्रोटीन्स के अंदर होते हैं चार्ज पोर्शंस उसकी वजह से ये बनती हैं और यही बात अगेन के ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड बनता है। थर्ड वन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रोटीन्स में जो पोलर साइड चेन्स होती हैं उनके दरमियान में क्रिएट होता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बनता है, स्पेशली दोज अमीनो एसिड जिनके पास ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 ग्रुप और COOH CONH2। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये फर्स्ट वन क्या है? इसके पास C+O NH2 ग्रुप है और सीरीन है इसके पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता है बहुत ज़्यादा और इसमें जो इजीली ये ब्रेक हो सकता है pH और टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से। लास्ट वन क्या है कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस जो कि कब बनती हैं? जब 2 नॉन पोलर साइड चेन एक दूसरे के करीब आती हैं। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि फिनाइल एलानिन इसके पास क्या है कि एक फिनाइल रिंग है और ल्यूसीन के पास एक अल्काइल साइड चेन है। तो ये दोनों साइड चेन नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर होने की वजह से इनके दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं इसको लंडन फोर्सेस कहते हैं। और ये क्योंकि नॉन पोलर है इस वजह से ये वाला प्रोटीन का जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ बरीड होता है, जबकि जो पोलर जो साइड चेन्स होती हैं वो वाटर के साथ जो है वो वाटर के साथ जो इंट्रैक्शन क्रिएट करती हैं और वो बाहर की तरफ बेंड होती हैं और वो इजीली वाटर के साथ बॉन्ड बनाती हैं और वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती हैं।
जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं वो ज़्यादातर कॉमन होती हैं फिनाइल रिंग्स और अल्काइल साइड चेन्स के दरमियान में, मतलब जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है उनके दरमियान में। ये लास्ट में हमने सारी जो 4 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं इनका ओवरव्यू बताया गया है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है डाइसल्फाइड ब्रिजेस है जो 2 सल्फर के दरमियान में बन रही हैं सेम पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ठीक है। इसमें है कि आयनिक बॉन्ड थर्ड वन है जो कि आयन्स के दरमियान में क्रिएट हो रहा है, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो कि नॉन पोलर अल्काइल साइड चेन्स के दरमियान में बनता है। थैंक यू, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। So my name is Ume Hiba and my topic of presentation is quantity structure of protein. First, quantity structure of protein क्या होता है? Quantity structure of protein is the number and arrangement of multiple folded protein subunits in a multiple complex subunits. Multiple folded protein subunits की arrangement होती है in a multiple complex subunit में, और it describe how polypeptide chain fit together to form a complete protein. All proteins have primary structure, secondary structure and tertiary structure, but quaternary structure तभी rise होगा when protein is made up of 2 or more polypeptide chain. जब 2 या 2 से ज़्यादा polypeptide chain होंगे तभी quaternary structure arise होगा। और आगे the force that keep quaternary structure, वो forces हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। आगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दी पॉलीपेप्टाइड चेन किस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग है, वो हैं दी प्रोटीन में बी टर्म एज मोनोमर 1 चेन, डाइमर 2 चेन, टेट्रामर 4 चेन एंड सो ऑन। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज टर्म्ड एज अ सब यूनिट्स एज और मोनोमर। पॉलीपेप्टाइड को बस सब यूनिट्स भी कह सकते हैं और मोनोमर भी। और होमोडाइमर contains 2 copies of the same polypeptide chain and heterodimer contains 2 different types of polypeptides as a functional unit. homodimer में same copies होंगी polypeptide chain की, जबकि heterodimer में different होंगी। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, फिर उसकी डायग्राम दी हुई आगे। और फिर सिमिलरली 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जी, उसकी भी यहाँ पे डायग्राम दी हुई है। फिर आगे है कैरेटिन काइनाइज इज अ डाइमर, उसकी डायग्राम देख सकते हैं आप। और लास्ट है लैक्टेट डिहाइड्रोजीज इज अ टेट्रामर, उसकी एग्जांपल दिया है। इट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Aksar Shahid. My topic of presentation is function of protein. Protein play a crucial role in almost all biochemical processes. The functional versatility of protein stems from number 1, their ability to bind small molecules specifically and strongly to themselves. Number 2, their ability to bind other proteins, often other like proteins, to form fiber-like structures. Number 3, their ability to bind to and often become integrated into cell membrane. Following various proteins have different functions. Catalytic proteins. Proteins are best known for their role as catalysts. Protein with the role of biochemical catalyst are called enzymes. हमारी बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं एंजाइम्स का उनमें सेंट्रल रोल होता है। डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ कहते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दे बाइंड टू फॉरेन सब्सटेंस सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया टू हेल्प कम्बैट इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय फॉरेन पार्टिकल्स। Number 3, transport proteins. These proteins bind to small biomolecules and transport them to other locations of the body and release small molecules as needed at the destination location. ये प्रोटीन जो है स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड होती है और उनको ट्रांसपोर्ट करती है जहाँ पे उनकी हमारी बॉडी में जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। हमारे पास इसमें एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन तक। इसी तरह ट्रांसफेरिन आयरन कैरी करती है लीवर से बोन मैरो तक। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है ये स्टिफनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं कोलेजनस कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। केराटिन जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे हेयर्स, नेल्स, फिंगर नेल्स और हूव्स, एनिमल शेल्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स,
These proteins, which span a cell membrane, help control the movement of small molecules and ions through cell membrane. ये प्रोटीन जो है मूवमेंट ऑफ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. मैनी प्रोटीन्स हैव चैनल्स थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन एंटर और एग्जिट द सेल. इसमें प्रोटीन्स के चैनल होते हैं जो जहाँ से मॉलिक्यूल्स एंटर और एग्जिट हो सकते हैं. सच प्रोटीन चैनल्स आर वेरी सेलेक्टिव, ऑफन अलाउइंग पैसेज ऑफ जस्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन. न्यूट्रिएंट प्रोटीन. These proteins are particularly important in early stages of life, from embryo to infant. Casein, found in milk, ovalbumin, found in egg white, are two examples of such proteins. The role of milk in nature is to nourish and provide immunological protection for mammalian young. 3/4 of the protein in milk is casein. More than 50% of protein in egg white is ovalbumin. Buffer proteins. These proteins are part of the system by which acid-base balance within the body fluid is maintained. ये प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. इसमें हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का भी बफरिंग रोल होता है. एक तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके अलावा बॉडी में एसिड बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करता है. Transmembrane proteins regulate the movement of ion in and out of cell, ensuring that ion concentration are those needed for correct acidity or alkalinity. Regulatory proteins. These proteins are often found embedded in exterior surface of cell membranes. They act as site at which messenger molecules, including messenger proteins such as insulin, can bind and thereby initiate the effect that messenger carries. Regulatory proteins are often the molecules that bind to enzymes, thereby turning them on and off and thus controlling enzymatic action.